रिसेंटली मार्च 2023 में सेबी ने L&T म्यूचुअल फंड को एक शोकेस नोटिस भेजा, जिसमें सेबी ने उनसे 2 सवाल किए। पहला, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड ने संभव इंजीनियरिंग के शेयर को 335 रुपए में बाई किया और 2020 में उन्होंने इसे 39 रुपीज में बेच दिया, जिस पर उन्हें 15 करोड़ का नुकसान हुआ। दूसरा, L&T के मिड कैप फंड ने वोडाफोन आइडिया को 2019 में 7.7 रुपीज में बाई किया था और 2020 में उन्होंने इसे 4.5 रुपीज में बेच दिया और यहाँ पर इन्हें 25 करोड़ का नुकसान हुआ। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर में L&T ने कहा कि ये उन्होंने टेक्निकल रीजंस के कारण किया और एक सिंगल लाइन में उन्होंने इस चीज का आंसर दिया, जो कि मुझे नहीं लगता एक सेटिस्फैक्टरी आंसर है। ये जो भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है L&T का खुद का नहीं है, बल्कि आप और मेरे जैसे आम लोगों के पैसे इन म्यूचुअल फंड्स में लगे होते हैं, जिसका यूज म्यूचुअल फंड कंपनीज किस प्रकार से करती हैं उसी पर डिपेंड करता है हम एक्चुअल में प्रॉफिट कमा पाएंगे या नहीं। ये लाइन आपने कई जगह सुनी होगी, म्यूचुअल फंड सही है, परंतु हर म्यूचुअल फंड सही नहीं है। जैसा कि हमने पिछले एक एग्जाम्पल में देखा, मार्केट में प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 2000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी कंपनी के स्टॉक को सेलेक्ट करना। जिस भी म्यूचुअल फंड को आप चूज करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे आप उसमें SIP करो या फिर लमसम में आप अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करो, एक सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो आप कैसे कर सकते हो उसकी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। म्यूचुअल फंड्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। पहला एक्टिव म्यूचुअल फंड और दूसरा पैसिव म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो ये वे फंड्स होते हैं जिनमें फंड मैनेजर का कोई बड़ा रोल नहीं होता। ये इंडिया की टॉप 50 या फिर टॉप 30 कंपनीज में उनके मार्केट साइज के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट करती हैं और जैसे जैसे ये टॉप 50 या टॉप 30 कंपनीज चेंज होती रहती हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड्स भी अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज करते रहते हैं। जब भी हम पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बस 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं। पहला एक्सपेंस रेशियो और दूसरा ट्रैकिंग एरर। एक्सपेंस रेशियो वो कॉस्ट होती है जो फंड मैनेजर हमसे चार्ज करते हैं हमारे फंड्स को मैनेज करने के लिए। क्योंकि पैसिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का कोई बड़ा रोल नहीं होता और यहाँ पर जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो 12 से 15% के बीच में होते हैं, तो आपका एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इससे आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है फंड मैनेजर्स की फीस के रूप में वो कम हो जाती है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप किसी पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस रेशियो 0.3% से कम होना चाहिए। दूसरा ट्रैकिंग एरर। फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स फंड ने 13% का रिटर्न दिया है, तो म्यूचुअल फंड ने भी अगर 13% के आसपास का रिटर्न दिया है तो जितना बड़ा ये डिफरेंस होगा इंडेक्स फंड का रिटर्न और पैसिव म्यूचुअल फंड का रिटर्न, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रैकिंग एरर आपको देखने को मिलेगा। जबकि जितना कम ये डिफरेंस होगा उतना ही कम उस म्यूचुअल फंड का ट्रैकिंग एरर भी होगा। तो जब भी आप किसी पैसिव म्यूचुअल फंड को चूज करते हो तो आपको वहाँ पर ट्रैकिंग एरर भी चेक करना है और आपको उन्हीं पैसिव म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है जिनका ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। पैसिव म्यूचुअल फंड्स में आप इन 2 चीज़ों को चेक करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। हम बात करेंगे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की, जिनमें हमें 15 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है, परंतु उसके लिए आपको सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में 5 चीज़ें चेक करनी होती हैं और अगर इन 5 पैरामीटर्स पर कोई म्यूचुअल फंड सही साबित होता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना कंसीडर कर सकते हो। पहला, फंड मैनेजर। आप गुरु पर या फिर वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पर जाकर अगर म्यूचुअल फंड का नाम सर्च करते हो तो आपको वहां पर फंड मैनेजर का नाम और डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा जिस म्यूचुअल फंड को आपने सर्च किया है उस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो और कौन कौन से फंड्स को मैनेज कर रहा है उसकी लिस्ट भी आपको वहां पर मिल जाएगी, जिससे कि आप उन म्यूचुअल फंड्स को भी ट्रैक कर सकते हो, जिससे कि आप बाकी फंड्स का भी पास्ट रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। इससे आप उनका पिछले 8 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। पास्ट में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है उसका डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं आपको IPL में एक टीम बनाकर उसके कैप्टन को चूज करने का ऑप्शन दूं तो आप किसे उस टीम का कैप्टन चूज करेंगे? ऑफ कोर्स 95% लोग MS धोनी को चूज करेंगे। क्यों?
क्योंकि इसका सबसे सिंपल सा आंसर है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। सेम विथ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, आपको उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है जिनके फंड मैनेजर्स का पिछले 8 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। किसी भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को आप 1 या 2 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर एनालाइज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उनका डेटा चाहिए होता है। इसीलिए आप उन्हीं म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें जो कम से कम 8 साल पुराने हैं। दूसरा पैरामीटर पास्ट रिटर्न्स। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो कम से कम 8 साल पुराना हो, ताकि हम उसके रिटर्न्स को सही प्रकार से जज कर सकें। हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड ने 1 से 2 साल में काफी अच्छे रिटर्न दिए हो, परंतु ये एक लक फैक्टर भी हो सकता है। जबकि अगर कोई म्यूचुअल फंड पिछले 8 से 10 साल से लगातार बेहतर रिटर्न्स दे रहा है और जो उसका फंड मैनेजर है, जिन भी अदर म्यूचुअल फंड्स में वो फंड मैनेजर काम कर रहा है, उनमें भी उसने बेहतर रिटर्न लाके दिए हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपके पास मिनिमम 8 साल का डेटा होना चाहिए, जिससे हम जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसे उस फंड के बेंचमार्क रिटर्न से भी कंपेयर कर सकें। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने पिछले 8 साल में लगातार अपने बेंचमार्क रिटर्न से बेहतर रिटर्न्स ला के दिए हैं, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना कंसीडर कर सकते हो। तीसरा, एक्सपेंस रेशियो। जब भी हम किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर फंड मैनेजर का काफी बड़ा रोल होता है। फंड मैनेजर खुद से अपना दिमाग लगाकर स्टॉक्स को चूज करता है जिन स्टॉक्स में उसने आपका पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसके लिए वो एक फीस चार्ज करता है। परंतु अगर ये फीस काफी ज्यादा होती है तो आपका काफी ज्यादा पैसा पहले ही कट हो जाता है, जिससे कि आपके जो रिटर्न्स हैं वहां पर भी आपको काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए एक्टिव म्यूचुअल फंड में भी जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम होना चाहिए, जिससे कि आप जो आपकी एक्चुअल मनी है उसे कम से कम लूज करो। चौथा पैरामीटर, वेल डाइवर्सिफिकेशन। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको उसकी होल्डिंग्स भी नजर आती हैं, तो आपको वहाँ पर चेक करना है कहीं ये एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड तो नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक फंड में अगर वो सेक्टर आने वाले समय में ग्रोथ दिखाता है तो आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी तेजी के साथ ग्रो होता है, परंतु वहीं इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर उस सेक्टर में गिरावट आती है तो आपको भी अपने म्यूचुअल फंड में काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको ये चेक करना है कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं वो सेक्टर स्पेसिफिक तो नहीं है। आपको डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका रिस्क कम से कम हो सके। लास्ट, अल्फा एंड बीटा। अल्फा हमें बताता है कि जिस भी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने बेंचमार्क रिटर्न से कितना कम या फिर कितना ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर जो बेंचमार्क रिटर्न होता है वो 12 से 14% के बीच होता है, जबकि अगर आप किसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपका बेंचमार्क रिटर्न 18 से 20% तक हो सकता है। हर टाइप के म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग अलग बेंचमार्क होता है और उसी के बेस पर हमारा रिस्क और रिटर्न दोनों वेरी करते हैं। इसीलिए अल्फा को चेक करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर जितना हमारा रिस्क है क्या उसी के अकॉर्डिंग हमें रिटर्न्स भी मिल रहे हैं या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो जिसका बेंचमार्क रिटर्न है 100 और जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसने आपको 120 का रिटर्न ला के दिया है, तो यहाँ पर जो आपकी अल्फा की वैल्यू होगी वो होगी 20%। सो अल्फा की वैल्यू जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, बीटा। बीटा हमें बताता है वॉलेटिलिटी को, म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है। अगर बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो म्यूचुअल फंड काफ़ी वॉलेटाइल है, यानी कई बार उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा और कई बार काफ़ी कम होते हैं। परंतु अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम है तो वो एक स्टेबल म्यूचुअल फंड होता है जिसके रिटर्न्स बेंचमार्क के आसपास ही वेरी करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा और बीटा की वैल्यू कम से कम हो तो वो म्यूचुअल फंड बेहतर माना जाएगा। तो ये थे 5 पैरामीटर्स जिनकी बेस पर आप किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से आप बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हो, लेकिन कई सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है उन्हें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को चूज करना है या फिर
फिर उन्हें लमसम में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है SIP बेटर है या फिर लमसम, तो उस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसे आप यहाँ पर टैप करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।